ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल का रेडियस सेंटर, इन सर्कल का रेडियस एंड सेंटर, एक सर्कल का रेडियस एंड सेंटर कैसे निकालते हैं वो देखा था। रेडियस निकालने के लिए हमें एंगल्स या फिर साइड्स, ये दोनों में से कुछ तो पता होना चाहिए, पर अगर सेंटर का निकालना है तो हमारे पास 3 वर्टेक्स रहते हैं हमारे ट्रायंगल ABC के, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ऐसे करके वर्टेक्स अगर गिवन रहेंगे तभी हम उनसे रिलेटेड वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। इन ट्रायंगल ABC where A is 3,0, B is 0,5 and C is 4,0. Find X. Number 1, circumcenter. Number 2, incenter. Number 3, X centers. अब एक सेंटर्स क्यों बोला है? क्योंकि भाई आपके एक सेंटर्स कितना रहता है? 3। देखो आगे जाने से पहले हमें इनके जो फॉर्मूलास पता है। इन सेंटर एंड एक सेंटर में हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 का तो हेल्प लगता ही है, साथ में हमें किसकी जरूरत पड़ती है जी? स्मॉल abc। आइए मैं फॉर्मूला x1 plus bx2 plus bx3 upon a plus b plus c comma सेम फॉर y। एक सेंटर के लिए पहले के लिए माइनस है, दूसरे के लिए माइनस बी, तीसरे के लिए माइनस सी रहता था पैटर्न याद। तो बेसिकली हमें किन की जरूरत है? ए बी एंड सी की जरूरत है। बट ए क्या रहता है? ए इज लेंथ ऑफ बी सी, बी इज लेंथ ऑफ ए सी एंड सी इज लेंथ ऑफ ए बी। और अगर हमें पॉइंट्स दिए रहेंगे, अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए तो हम इसका लेफ्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इन गिवन डेटा टू फाइंड आउट व्हाट इज ABC। इसकी वजह से हमने इन दोनों का तो काम हो जाता है। सर्कमसेंटर के लिए कल आपको 2 स्टेप बताए थे भाई। सबसे पहला वाला भाई लेट O इज सेंटर, और दूसरा चीज अपन सीधा क्या करेंगे? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा OC स्क्वायर अज्यूम करके चलेंगे। आप O जो भी सेंटर है उसको अल्फा बीटा कुछ भी नाम दे सकते हो। यू विल फाइंड आउट, हमें ये अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विद सर्कमसेंटर के लिए पहले 2 स्टेप्स पहले निपटा लो। कुछ काम है नहीं। हमने पहला क्या किया? सेंटर को अज्यूम कर लिया और सर्कमसेंटर का सीधा कंडीशन डाला। देखो इसका मतलब क्या रहेगा? व्हाट इज OA स्क्वायर? OA स्क्वायर इज अल्फा बीटा एंड 3, 0 के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दिस बिकम्स अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज OA square. What is OB square? Again, alpha minus 0 का square plus beta minus 5 का square. What is OC square? Alpha minus 4 का square plus beta minus 5 का square. अब देखो इनमें से एडेड का नाम फर्स्ट या फिर ये सेकंड या फिर ये फर्स्ट एंड तीनों में से कोई भी 2 पेयर सीधा उठाकर आप चल सकते हो।
अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले ये वाला पहला जो है यहाँ पर सीधा अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9। दिस इज लिटरली बीटा स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 25। कुछ कटता है क्या? अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर कट गया। हमारा देखो लीनियर इक्वेशन मिलने वाला है। देखो क्या हो जाता है, यहाँ का माइनस 6 अल्फा उधर भेज दिया तो प्लस 6 अल्फा, तो 6 अल्फा माइनस 10 बीटा, उधर का प्लस 25 इधर भेज दिया तो माइनस 25 माइनस 16। ये उधर भेज दिया, वो इधर ले लिया, कांस्टेंट इधर ले लिया, अल्फा बीटा उधर भेज दिया, माइनस 6 अल्फा उधर जाएगा तो प्लस 6, माइनस 10 बीटा उधर वैसा का वैसा ही, इधर का प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25 प्लस 9 माइनस 16। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली अब हम ये दोनों को लेकर चलें। यहाँ पर आगे देखो हमारा इसका एक्सप्रेशन ऐसा का ऐसा ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाइक दिस। अब यहाँ पर देखो क्या रहता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 16, और यहाँ पर आपका है कि बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 21। आप देखो ये पूरा बीटा माइनस 5 स्क्वायर एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर कैंसिल। देखो हमें क्या मिला जी, माइनस 8 अल्फा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सीधा देखो अल्फा का ही वैल्यू मिल जाता है, क्या हो गया जी आपका 8 अल्फा इज इक्वल टू 16, तो अल्फा का वैल्यू इज 2। अल्फा का वैल्यू 2 इधर डाल दो, आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, बीटा का वैल्यू 6 into 2, तो 12 minus 10 beta is equal to minus 16, so 10 beta is equal to 28, minus 16 इधर आया प्लस, minus 10 beta उधर गया प्लस, बीटा इज इक्वल टू कितना मिला जी हमें, 28/10, दैट इज 14/। ये भी ऐसा ही ऐसा p/q फॉर्मेट में आंसर मिलता है क्या? अभी ये क्वेश्चन का वैल्यू मैंने अज्यूम, देखिए अपन ने पॉइंट्स कैसे लिए, रैंडमली लिए, इसलिए ऐसा रहेगा। अदरवाइज आप जो भी एक्सरसाइजेस ट्राई करोगे वहाँ पर क्वेश्चन आर वेल डिजाइन, अच्छे से डिजाइन करें। स्टिल हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, ये क्लियर। हमने सर्कमसाइडर अल्फा बीटा अज्यूम किया था, तो देखो हमें अल्फा क्या मिला 2 एंड बीटा इज 14/5। 14/5 का अप्रोक्सीमेट क्या एग्जैक्ट वैल्यू इज 2.8। कोई है जिसको सर्कमसाइड करना है तो डाउट होता है। अब अगर पूछा रहेगा व्हाट इज सर्कम रेडियस, OA या फिर OB या फिर OC, तो हम सीधा किसी भी एक जगह पर अल्फा और बीटा का वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधा देखो 2 minus 3 का होल स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा इज ऑलरेडी 14/5, 14/5 का स्क्वायर इज 196/25, तो इसका हमें क्या चाहिए, दिस इज अवर कैपिटल आर अगर पूछा जाता है, दिस बिकम्स √220/1। ओके, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्मॉल ABC में A पता है, B पता है, C पता है, सीधा उनके लेंथ निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको स्मॉल ABC पता है। करो बेटी,
लेंथ ऑफ ए बी 3 स्क्वायर प्लस 25 रूट 34. Length of AB is root 34. What is length of AC? 1 square divided by root 26. What is length of AC? AC is 4 units. देखो फिर हमें A का वैल्यू मिला, हमें B का वैल्यू मिला, हमें C का वैल्यू मिला. अब हम सीधा इनिशिएटर के लिए क्या डालेंगे कि I is equal to ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c. हाँ, ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. This is our incentive. अब देखो a पता है, b पता है, c पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता है. वैल्यूज डाल सकते हैं. अगर भी यहाँ पर आपके कुछ इरेशनल नंबर्स है इसलिए कैलकुलेशन सीधा वैल्यूज पुट करके ही होगा. What do we have? A is 4, x1 is 3 plus b is root 26, x2 is 0 plus c is root 34, x3 is 4 divided by a plus b plus c. Again 4 into y1 plus root 26 into y2 plus root 34 into y3 divided by a plus b plus c. Clear? एक्सेंट्रिक निकाल सकते हैं. ये वाला पार्ट बाद में निकाल दें. फिर मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक ट्रायंगल से रिलेटेड तो हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अ पॉलीगॉन इज मेड ऑफ मल्टीपल ट्रायंगल्स? एनी पॉलीगॉन इज मेड ऑफ मल्टीपल ट्रायंगल्स. कल मैं रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में भी देखा था. पॉलीगॉन का मतलब क्या है? a 2D shape having multiple sides. 2D shape having multiple sides is called as polygon. अब ये रेगुलर है, इरेगुलर है, डजंट मैटर. बट अगर मैं सिर्फ इसके वर्टाइसेस को अगर ऐसा कनेक्ट करता जाऊंगा, व्हाट डू आई गेट? आई गेट मल्टीपल ट्रायंगल्स. वी विल सर ऐसे ही लेने का नहीं भाई, कैसे भी ले सकते हो. नहीं, ये वाला उठाया, फिर ये वाला उठाया, फिर ये वाला उठाया, फिर ये वाला. सारे सेट के सारे क्या बन गए हमारे? बेसिकली ट्रायंगल्स की बन जाए. So that's why what do we say? Triangle is the basic shape in any 2D coordinate. आपका 2D coordinate geometry में कोई भी shape आने तो आप उसको किसके टर्म में लिख सकते हो? हमेशा एक ट्रायंगल के टर्म में लिख सकते हो. ये समझ में आ रहा है? अब कल हमने ये वाला एक पार्ट देखना शुरू किया था, that is रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हमने देखो क्या बोला था भाई? ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं, एज वेल एज सारे के सारे एंगल्स भी कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं. ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तभी एक पॉलीगॉन को हम क्या बुलाएंगे भाई? रेगुलर पॉलीगॉन.
देखो रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट टर्म इज सेंट्रल एंगल, और इसको जस्ट फॉर कन्वीनियंस में कैपिटल सी करके दिखाया। सेकेंड इज इंटीरियर एंगल, अब उसको आई करके शो करेंगे डायग्राम के अंदर। एंड थर्ड इज एक्सटीरियर एंगल। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। कैसे, एक बार डायग्राम में पढ़ लीजिए। आप कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन पकड़ लीजिए, 4 साइड वाला लेना है, 5 साइड वाला लेना है, 6 साइड वाला लेना है, यूर चॉइस। हम एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, कम से कम 3 तो लिख के चलते हैं। एक 4 साइड वाला लिया, एक 6 साइड वाला लिया और एक 8 साइड वाला लिया। नाम पता है ना, स्क्वायर दैट इज हेक्सागन, दिस इज ऑक्टागन। अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा, इसका मतलब सारे एंगल्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर के मामले में तो कुछ झंझट है ही नहीं। अब इसमें देखो आपका सेंट्रल एंगल क्या रहता है, इंटीरियर एंगल क्या रहता है और एक्सटीरियर एंगल क्या रहता है। अगर मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढूं जो चारों वर्टाइसेस से, इसके सारे वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पे है, और उसको सेंटर पकड़ के और ये डिस्टेंस पकड़ लिया, और मैंने अगर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल। ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन में होगा, ये नॉर्मल पॉलीगॉन में नहीं होता है, ठीक है। किसी भी 2 वर्टेक्स से इस सेंटर के साथ अगर मैंने एक एंगल बनाया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। ये एंगल किधर बने, सेंटर पे बने, इसलिए इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जो ये सारे वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे, ये किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा। यू विल फाइंड आउट, जैसे मैं ये सारे डायगोनल्स को कनेक्ट करूंगा ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मतलब क्या रहेगा, वो हमारा सेंटर रहेगा। आगे मैंने ये वाले लेंथ को क्या अज्यूम कर लिया, रेडियस अज्यूम कर लिया, एंड अगर मैंने एक सर्कल अगर ड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो किसी भी 2 साइड्स, किसी भी एक साइड के 2 एंड पॉइंट्स से सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, इट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल समझ में आ गया। सेम चीज इधर, इसका अगर ये सेंटर है और मैंने किसी भी एक साइड के दोनों एंड पॉइंट से सेंटर पे जो भी एंगल बना है, इट विल बी कॉल्ड एज सेंटर। अब देखो इंटीरियर एंगल मतलब क्या है, मेरे कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो एंगल है, इट विल बी आवर इंटीरियर। मेरे कोई भी 2 साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, इट विल बी आवर इंटीरियर। कोई भी 2 साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, इट विल बी आवर इंटीरियर एंगल। एंड यू विल फाइंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ऑल इंटीरियर एंगल्स आर। इसलिए अपन किसके ऊपर काम करना पसंद करते हैं, रेगुलर। अगर क्वेश्चन में किसी में पूछा जाता है, रेगुलर पूछे जाएंगे अगर पूछे गए। देखो मतलब देखो ये बन गया कि हमारा इंटीरियर एंगल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एक्सटीरियर एंगल। अगर मैंने ये साइड को खींचा, इस साइड को अगर बाहर की साइड खींचा, देखो ये और ये साइड के अंदर वाला एंगल देख रहे थे, बट ये साइड को एक्सटेंड करने के बाद बाहर वाला जो एंगल देखेंगे, इट विल बी आवर एक्सटीरियर एंगल। आगे ये अगर आई है तो ये वाला भी पार्ट क्या रहेगा, आई रहेगा। ये दोनों के बीच का जो इनसाइड वाला एंगल है, दैट इज आवर इंटीरियर एंगल। इस लाइन को अगर मैंने खींचा तो ये जो बाहर वाला बनेगा, इट विल बी आवर एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल एक सर ये सिर्फ उधर बनेगा क्या, नहीं हुई। अगर आप ये ऊपर वाली साइड को एक्सटेंड करोगे तो आपका एक्सटीरियर एंगल इधर बनेगा। लोकेशन चेंज होगा, एंगल का जो डिग्री या फिर रेडियन में मेजरमेंट है वो चेंज होगा क्या, सेम चीज हियर।
अगर मैंने किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, अगर ये मेरा इंटीरियर वाला एंगल है तो ये वाला मेरा एक्सटीरियर एंगल रहेगा. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल दिस थ्री एंगल्स. पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है. जैसे ये सेंटर से अपन क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, और एक सर्कल कितना डिग्री लेकर आता है, 360 डिग्री लेकर आता है. एंड अगर मैं चारों साइड से एंगल बनाऊंगा सेंटर पे, यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे, 4. बट ऑल ऑफ दिस इंडिविजुअल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसलिए अंदर के एंगल भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. बट ये 360 डिग्री ही तो है टोटल सेंटर पे. तो यहाँ पर हमारा जो n is equal to 4, that is number of sides is equal to अगर 4 रहेगा तो सेंट्रल एंगल्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे. मतलब हमारा 360 डिग्री कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स. तो हमारा सेंट्रल एंगल के लिए सीधा फार्मूला है भाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n. n is our number of sides, not length of sides, it is our number of sides. तो देखो अगर आपका n is equal to 4 है तो यहाँ पर देखो आपको सेंट्रल एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिला. देखो हेक्सागोन पे आता है, हेक्सागोन में n इज इक्वल टू क्या रहता है, 6 रहता है, बराबर है. आगे अगर देखो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 एंगल्स मिले. और एंगल्स विल बी इक्वल बिकॉज़ दिस इज ए रेगुलर पॉलीगॉन. तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री. नीचे और यहाँ पर आपका है जी n इज इक्वल टू 8. यहाँ पर एक सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री बाय चाहे तो लिख लो, ये जरूरी है 360 डिग्री बाय. और देखो क्लास के अंदर सिखाते टाइम अगर आपको कोई चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है लिख लो. ऐसा मत करो भाई मेरा पड़ोसी लिख रहा है तो भी मैं लिखूँगा, क्योंकि भाई वो तो विश्वकर्मा है जिसको पता है क्या जरूरी है. तो हमारा सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n. ठीक है, आपको डिग्री में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको रेडियन की आदत नहीं रहेगी. इवेंचुअली हम इसमें जाएंगे 2 पाई बाय n. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अ सेंट्रल एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल. क्या है एक बार देखिए. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर किसी भी पॉलीगॉन में ये इंटीरियर एंगल मतलब ये पूरा वाला रहेगा तो भाई दिस इज I/2 एंड दैट इज आल्सो I/2 डिवाइड हो जाएगा. और इस ट्रायंगल में अगर देखूंगा तो दिस इज I/2, दिस इज I/2 एंड दिस इज सेंट्रल एंगल. तो बेसिकली I plus C is equal to 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. और यहाँ पर कैपिटल I plus E is also 180. इसलिए हमें एक रिलेशन क्या पता चल जाता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल. एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रल, हमेशा रहेगा. And there is a relation between interior angle and central angle. That is central angle plus interior angle is always equal to 180 डिग्री. आप इस सेंट्रल एंगल की जगह पर अगर आप एक्सटीरियर एंगल बोलोगे तो भी चल जाता है बिकॉज E is equal to C. ये 3 चीजें आपको याद रखनी. ये इंडिया की सिलेबस में नहीं है, ये कॉमन एप्टीट्यूड वाला सिंपल लॉजिक वाला था. पता तो चल गया बट इसके ऊपर भरोसा मत रखो जब तक आप किसी एग्जाम्पल के ऊपर ट्राई नहीं करते. चलो भाई हमने n इज इक्वल टू 4 ले लिया. n इज इक्वल टू 4 मतलब हमारा रहेगा ये स्क्वायर रहेगा. तो भाई सेंट्रल एंगल के लिए हमने क्या बोला है 360 डिग्री बाय n, मतलब यहाँ पर आएगा 360 डिग्री बाय 4.
मतलब यहाँ पर अगर मेरा अगर सेंट्रल एंगल बनता है तो ये कैसा रहेगा 90 डिग्री वाला रहेगा। नेक्स्ट मुझे चाहिए एक्सटीरियर एंगल, इसी लाइन को अगर मैंने खींच दिया भाई अगर ये 90 है तो इसका अपोजिट वाला भी 90 ही आएगा। तो C इज इक्वल टू E के हिसाब से हमें क्या मिल जाता है वो भी 90 डिग्री मिल जाता है। इंटीरियर एंगल क्या रहता है भाई C प्लस E इज इक्वल टू 180 if E is 90 then I is also 90। ये अकेला रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके सारे एंगल सेम है, सेंट्रल इंटीरियर एक्सटीरियर, इसके अलावा ऐसा और कोई पॉलीगॉन नहीं है। Let's just see what happens with पेंटागन। पेंटागन के साथ क्या होने वाला है? पेंटागन नाम नहीं है भाई, हमारे अब कितने साइड्स रहेंगे यहाँ पर 5 साइड्स रहेंगे। यहाँ पर सेंट्रल एंगल क्या रहेगा जी हमारा 360 डिग्री बाय 5 मतलब बेसिकली कितना 70 डिग्री। और सेंट्रल एंगल अगर 72 डिग्री है तो हमारा एक्सटीरियर एंगल भी कितना रहेगा 72 डिग्री रहेगा। अगेन एक्सटीरियर एंगल मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट इज एक्सटीरियर, ये सेंटर पे आने वाला पार्ट इज सेंट्रल, दिस होल एंगल इज इंटीरियर। आपका सेंट्रल एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। Now I plus E is equal to 180 and if E is equal to 72 degree हमारा इंटीरियर एंगल देखो कितना आएगा 108। आप प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, आप हेक्सागोन करो ट्राई, ऑक्टागोन ट्राई करो, डेकागोन ट्राई करो, दो डेकागोन ट्राई करो। Just to get used to with this angle scale, ये clear है? फिर एक क्वेश्चन आता है सर, एक सब करने का फायदा क्या है? आपको कभी कभी पूछा जा सकता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल कितना होता है 360 डिग्री होता है। बिल्कुल एक तरफ ये 180 से बढ़ रहा है, हाँ वही बढ़ रहा है और ट्रायंगल से शुरुआत होती है। मतलब ट्रायंगल के लिए हमारा ये आता है फिर 180 डिग्री, वहीं पर अगर एक क्वाड्रिलैटरल आया तो ये क्या बन जाता है 360 डिग्री। क्वेश्चन है तभी यहाँ से यहाँ पर जाते हैं हम अचानक से डबल कैसे हो गया, सीधी बात है भाई हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है ना इट इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ टू ट्रायंगल, इसका 180 इसका 180 जुड़ गया। अगर मैं पेंटागन अगर लेने के लिए जाऊंगा देखो कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, ये वाला पहला ट्रायंगल, ये वाला दूसरा ट्रायंगल, ये वाला बीच में तीसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल है, हर एक ट्रायंगल का 180, 3 टाइम्स ऑफ 180 मतलब इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा 540 आएगा। तो मतलब हमारा पॉलीगॉन अगर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ साइड्स अगर चेंज हो रहा है तो हमारा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ से आगे बेसिकली हमारे ऑब्जर्वेशन ही रहने वाला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, हम सीधा क्या बोलेंगे भाई n -2 into 180 डिग्री। ट्रायंगल से तो शुरुआत हो रही है, मतलब n इज इक्वल टू क्या रहेगा कम से कम 3 तो यहाँ पर शायद आप कंडीशन में कर दो भाई n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ट्रायंगल से ऊपर रहेगा तभी तो क्लोज शेप बनेगा। अब डालो पेंटागन डालो हेक्सागन डालो तो भी वैल्यू डालो, आपको क्या मिल जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये कांसेप्ट पता होना चाहिए, रीजन सीक्वेंस एनालिसिस में भी पूछा जा सकता है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन AP, तो उनका सम कितना आएगा भाई, ये सम फिक्स है, ये स्मॉलेस्ट एंगल बिगेस्ट एंगल कॉमन डिफरेंस इस तरीके से पूछा जा सकता है।
टाइप का क्वेश्चन PYQ में ऐसे हो चुका है। पॉलीगॉन with its lowest angle 120 degree have all of its angle in AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है जी 5 डिग्री। मतलब अगर एक 120 है नेक्स्ट रहेगा 125, नेक्स्ट विल बी 130, नेक्स्ट विल बी 135। ठीक है, तो भाई ये पॉलीगॉन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितने रहेंगे ये पूछा। पर ये हम तब भी निकाल सकते हैं जब हमें क्या पता रहेगा, सम पता रहेगा। बट सम क्या है, सम तो फिक्स है। What is the sum of all interior angles of a polygon? n minus 2 times of 180. This is not only for regular polygon, this is for any polygon. अब आते हैं असली मुद्दे पे। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है वो समझ लिया। रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर सेंट्रल एंगल, इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से निकालते हैं वो देख लिया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वो कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया। ये रेगुलर पॉलीगॉन का तो मुश्किल है, इसके ऊपर एक बार ध्यान देना। छोटा सा पॉलीगॉन उठाता हूँ, एक हेक्सागन उठाया। अब ये रेगुलर है मतलब एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां से ये सारे के सारे वर्टाइसेस किसके ऊपर रहेंगे, पेरीमीटर के ऊपर रहेंगे। तो बाहर वाला एग्जैक्टली कौन से टाइप का सर्कल है जी, हमारा सर्कमसर्कल। हमारा इन सर्कल का क्या है जी, डेफिनेशन। आपके एक सर्कल को सारे साइड्स क्या रहते हैं, टेंजेंट्स में, मतलब इसके अंदर भी तो एक सर्कल बनेगा। विजुअलाइज कर पा रहे हैं। डॉटेड सर्कल इज our dotted circle is कौन से टाइप का सर्कल, हमारा इन सर्कल। तो सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए ही सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल नहीं बनता है, एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए भी क्या बनता है जी, सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल बनता है। और रेगुलर पॉलीगॉन के लिए जब भी कोई सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल बनता है उसका स्पेशलिटी ये रहता है दोनों का सेंटर एक ही रहता है। समझ में आया, हम रेगुलर पॉलीगॉन क्यों प्रेफर करता है, इनके सेंटर्स अलग अलग नहीं है, एक ही जगह पर है। इनका जो सर्कल सर्कल बनता है और इन सर्कल बनता है, दोनों का पॉइंट, दोनों का सेंटर एक ही है। सिर्फ दोनों का क्या अलग रहेगा जी, रेडियस अलग रहेगा। अब ये अगर पॉइंट को अगर मैंने O पकड़ा, पेरीमीटर के साथ अगर कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कैपिटल R। और किसी भी टेंजेंट के साथ रेडियस परपेंडिकुलर होता है ना, इफ साइड इज अ टेंजेंट and I draw perpendicular to that tangent, this becomes radius। ये क्लियर है? तो हमें देखो स्मॉल r एंड कैपिटल R और रेगुलर पॉलीगॉन पूछा जा सकता है। ये क्लियर? अब प्रोवाइडेड हमें कम से कम क्या दिया है भाई, लेंथ ऑफ अ साइड। सिर्फ इतना भी अगर दिया रहेगा हम इसका कैपिटल R स्मॉल r आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, जैसे ध्यान रखो ये क्या है, अगर ये A है ये B है तो मेरा एंगल AOB क्या है, सेंट्रल एंगल है। और अगर हम किसी भी एक पॉइंट से ये और ये हमारा देखो, ये अगर कैपिटल R है तो ये भी कैपिटल R है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या रहता है, अगर मेरा कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है यहाँ से अपोजिट साइड पे अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। दिस लाइन बाइसेक्ट दिस ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब जो मेरा ये ट्रायंगल है वही उसी का मिरर इमेज मेरा ये दूसरा ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल एंगल अगर C बना है तो उसका हाफ मतलब इधर क्या बनेगा, C/2 हाफ एंगल बनेगा। और जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया दिक्कत नहीं है, हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे मीन से उठ के भी चला सकते। ये क्लियर, एवरीवन इज क्लियर?
डायग्राम बना कर पूरा एडजस्ट करते हैं। पॉलीगॉन की है जी विद हाउ मेनी साइड्स 8। उसके बाहर वाला जो सर्कल है और उसको कैपिटल आर रेडियस बोल के चलेंगे और अंदर वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस स्मॉल आर और ये जो बाहर वाला सर्कल है कैपिटल। अब किसी भी एक साइड का नामकरण कर दो, साइड ए बी। अगर ये टोटल लेंथ अगर L रहेगा और ये जो हमने O से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है T, इसकी वजह से ये आधे में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज L/2, L/2। अब हम यहाँ पर क्या जानते हैं, हमारा एंगल AOB वाज सेंट्रल एंगल। ये अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा C/2 और ये भी क्या हो जाएगा C/2। C इज फॉर सेंट्रल एंगल, जस्ट फॉर अजम्पशन, ये कोएफिशिएंट नाम नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग सेंट्रल एंगल बाय 2 वी आर सेइंग C/2। अब देखो इन ट्रायंगल ODA, इन ट्रायंगल ODA आपके ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मुझे पॉलीगॉन के साइड्स भी अगर पता रहेंगे, मैं सेंट्रल एंगल को निकाल पा रहा हूँ, क्या है 360 डिग्री में C निकाल पा रहा हूँ, C/2 भी निकाल पाऊंगा, तो हमारा सेंट्रल एंगल तो मिल ही जाता है। और ये कंस्ट्रक्शन के बाद हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो मैं सीधा यहाँ पर C/2 के ऊपर अगर साइन लगाया, साइन फंक्शन, तो मुझे क्या मिलेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने अगर cos फंक्शन लगाया तो क्या मिलेगा, स्मॉल r अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan फंक्शन लगाया तो क्या मिलेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो डिपेंडिंग ऑन आपको किसके बीच में रिलेशन चाहिए, हम सीधा क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ODA sin of C/2 will be what, L/2 upon R। तो मतलब साइन फंक्शन लगेंगे तो मेरा किसका वैल्यू मिल जाता है, कैपिटल R। tan of C/2, what is tan, opposite side upon adjacent side। तो tan फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाता है, स्मॉल r का वैल्यू। और यहीं पर अगर मैंने लगाया cos of C/2, cos क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है, दैट इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो हम क्या बोलेंगे, cos लगाने की वजह से क्या होता है, हमें स्मॉल r एंड कैपिटल R के बीच का रिलेशन पता चल जाता है। ये समझ में आ गया, प्रोवाइडेड हमें क्या गिवन रहे, L is what, length of a side of a polygon। और अगर AB L है तो BC भी L रहेगा, CD भी L रहेगा, सब कुछ इक्वल लेंथ का ही रहेगा। ये क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बताता हूँ इंडिकेटिव वैल्यू में। A regular polygon with how many sides, 12 sides, and length of a side given as, let's just say 20 centimeter। length of one side is 20 centimeter। अब पूछा ये है, find the circumradius and in radius of that polygon। समझ में आ गया, ये क्लियर है। हम मजेदार बात,
कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बनाए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उसके हिसाब से कंसेप्ट के अंदर ऐड किया। तो भी देखो आपको बेसिकली एल दिया हुआ है, एन दिया है तो आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा, लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है, एल दिया है, सी पता है, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। During this process जब इसका और क्वेश्चंस करेंगे प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस थिंग। जब भी मैं एक साइड के साथ ऐसे को जोड़ देता हूँ मेरा हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने वाला है, क्योंकि देखो ये जो ट्रायंगल रहेगा इसके दो साइड्स हमेशा क्या रहेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल रहेगा। देखो सॉल्व करने के लिए आएंगे, सबसे पहले हमें कौन चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए हमें सेंट्रल एंगल का। सिंस दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन तो ऑल इंटीरियर एंगल्स विल बी सेम। सेंट्रल एंगल रहता है भी हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, n इज इक्वल टू 12 दिया है। तो देखो हमें सेंट्रल एंगल कितना मिला, 30 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ ये वाला एंगल 30 डिग्री है। क्या होता है और इमेजिन कर लो आप जैसे ओडी परपेंडिकुलर डालेगा ये सेंट्रल एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। तो इफ एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा एंगल C/2 क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखो जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस सिर्फ ये वाले डायग्राम के ऊपर आपको फोकस करना है। तो अगर मेन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया हम पूरा सर्कल एंड पूरा डायग्राम बनाते बैठते हैं क्या? नहीं, हम सीधा क्या करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं जहां पर जो इक्वल साइड्स है दोज विल बी व्हाट, रेडियस कैपिटल आर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज अवर सेंटर, this will be our central angle, okay, and इससे अपोजिट साइड पे जो भी मैं परपेंडिकुलर डालूंगा ये परपेंडिकुलर जो लेंथ रहेगा this will be our small r, ये फिक्स रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा ODA and ODB ये दो इक्वल ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। अब इसमें हमें सेंट्रल एंगल पता चला है, सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री, तो ये उसके आधी वाली क्या बन जाएगी, ये भी 15 डिग्री बन जाएगा और ये भी हमारा 15 डिग्री बन जाएगा। ये क्लियर? अब अपन ट्रायंगल में क्या जानते हैं, अगर ये 90 और ये 15 है तो ये अल्टीमेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछा रहेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लेंथ ऑफ द साइड कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो AD इज इक्वल टू BD, इसलिए AD भी 10 रहेगा एंड BD भी 10 रहेगा। आपको जो वाले ट्रायंगल में घुसना है उधर करो, इधर आओ या फिर उधर करो, दोनों जगह पर कैलकुलेशन तो सेम होने वाला है। sin C/2 इज इक्वल टू L/2 अपॉन R। यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कैपिटल R इज इक्वल टू L/2 अपॉन sin of C/2। L/2 is what, 10 centimeter, what is sin C/2, sin 15 degree, sin of 15 degree and sin of 15 degree अपने को पता है √3 - 1 upon 2√2 नहीं गया। अब तो स्टडी एरिया में नहीं चिपका है भाई, पता चल जाता है किस किस ने स्टडी एरिया में चिपकाया, किसी ने भी। तो आपस से बता दो स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के अलावा जो भी हमारे नए वाले एंगल्स मिले हैं उनका वैल्यू सीधा सामने रखने से कभी नहीं होने वाला।
आते जाते नजर पड़नी चाहिए। जीरो का साइन 15 इज व्हाट, साइन 15 इज रूट के -1 अपॉन 2√2 रहता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। तो हमारे कैपिटल आर क्या बन जाता है, ये 2√2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, 10 × 2√2 20√2 और नीचे अपना क्या है जी √3 -1। अब क्वेश्चन सीधा, हम कभी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रखते हैं क्या? नहीं। तो हमने इसको रैशनल एक्स कर दिया, √3 + 1 √3 + 1 नीचे बन जाता है 2, हो जाता है, ये हो जाने में अपना 20√6 + 20√2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाता है 10√6 + 10√2। 10 भी अगर कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा 10 टाइम्स ऑफ √6 + √2 सेंटीमीटर। कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ √6 + √2 सेंटीमीटर। ये निकाला जी हमने अभी कैपिटल आर। लेट्स गो फॉर स्मॉल आर। कैपिटल आर के लिए साइन लगा रहे हैं, स्मॉल आर के लिए हम tan लगाएंगे। तो हमें क्या पता है, tan ऑफ सेंट्रल एंगल बाय 2 इज इक्वल टू L/2 अपॉन R। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई हमारा L/2 अपॉन tan ऑफ सेंट्रल एंगल बाय 2। L/2 is already tan है। What is tan C/2? That is tan 15 degree. What is tan 15 degree? सर हमें sin 15 नहीं पता, tan 15 2 - √3, 2 - √3 इसका वैल्यू क्या है जी 2 - √3 है tan 15 degree। देखो क्या हो जाता है R इज इक्वल टू tan अपॉन 2 - √3, नीचे आगे इरेशनल नंबर है, मैं क्या चाहूँगा इसको रैशनलाइज करना, तो ये 2 + √3 से कर दिया, इस पर -b² नीचे से बचेगा 1 ऊपर में हो, फिर 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। स्मॉल आर इज दिस, हमारा कैपिटल आर क्या आया था 10 टाइम्स ऑफ √6 + √2 सेंटीमीटर। मुझे बात बताओ, दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा वाला क्या रहेगा लेना है? कम ऑन हिंदी है, कैपिटल आर ही बड़ा रहेगा हमेशा। कुछ भी करो, स्मॉल आर छोटा ही रहने वाला है। अब व्हाट इफ इस क्वेश्चन में मैंने लेंथ ऑफ साइड अगर आधा कर दिया तो यहाँ पर भी पूछना नहीं रहा है, तो मतलब हमारा इसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा का पूरा नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट देन सेंट्रल एंगल इज डिफरेंट, सेंट्रल एंगल इज डिफरेंट, उसके ऊपर लगने वाला साइन tan cos उसका बिहेवियर भी टोटली डिफरेंट है। ये क्लियर है? क्या करें, पर्टिकुलर लेंथ फिक्स कर लो। लेंथ ऑफ अ पॉलीगॉन इज ऑलवेज 20 सेंटीमीटर। यू विल लाइक सर 20 में क्यों अटके, क्योंकि हम इसका आधा करने वाले हैं 10 के साथ कैलकुलेशन करो। एंड प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4 5 6 8 10 ये वैल्यूज लेकर चलेंगे और हर बार हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर की फाइंड आउट। इस टाइप का भी अगर करोगे ना तो आपका रेगुलर पॉलीगॉन के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा। एन के बहाने तीनों एंगल्स मिल जाएंगे, सेंट्रल एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। कैपिटल आर और स्मॉल आर के बहाने हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर वर्किंग है।
ये क्लियर है? देखो कुछ ऑब्जर्वेशन की बातें हैं, जैसे कि सर हमने अब तक जो भी देखा है ट्रायंगल के ऊपर देखा, बट हमारे ट्रायंगल्स में भी कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स रहते हैं, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दो साइड इक्वल है, फिर तीन साइड इक्वल है, फिर एक एंगल फिक्स है, इस टाइप से। तो भी हमने अब तक 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखे थे, याद है? अब तक हमने 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखे थे एकदम पहले वाली कंसेप्ट के ऊपर। इफ आई ड्रॉ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, इट इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर। If I draw 3 angle bisectors, their point of intersection is called as incenter. If I draw 3 altitudes, their point of intersection is known as orthocenter. If I draw 3 medians, their point of intersection is called as central. ये तो फिक्स है। हमारा टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाने वाले थे, कुछ ऑब्जर्वेशन बनाने वाले, जैसे कि पहला वाला सबसे स्पेशल ट्रायंगल कौन होता है? मजेदार बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए चारों के चारों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं, एक के ऊपर एक। नेक्स्ट, तीनों में से सिर्फ 2 साइड्स सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं डायग्राम के ऊपर भी दिखाऊंगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये चारों के चारों पॉइंट्स एक लाइन में रहते हैं। 2 पॉइंट्स तो एक लाइन बनाती है, पर 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन में रहें तो हमारे पास उसके लिए कौन सा टर्म है? We call them what kind of points? कोलिनियर। एक ही लाइन पे बिलोंग करने वाले पॉइंट्स। एक बार एक बार ऑब्जर्व करो, इक्विलैटरल का मतलब क्या है? All sides are same. If all sides are same, then all angles are also same. और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए फिक्स रहता है 60 60 60। इसका एक ही ऐसा पॉइंट रहेगा जहां से हम क्या बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं, इंटरसेक्शन भी बना सकते हैं। अल्टीट्यूड डालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी वही मिलता है, और जो अल्टीट्यूड से वही मीडियंस भी है। इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही जगह पर है। और यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सीधा एक ऑब्जर्वेशन क्या लिखते हैं जी, और 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर कोइंसिडेंट, दैट इज चारों के चारों पॉइंट्स कैसे रहेंगे, एक के ऊपर एक ही रहेंगे, ओवरलैप करने वाले। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए देखो क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब आपके ये 2 साइड्स सेम रहेंगे। ये बचपन से अब तक ना आइसोसेलेस का एक ही सीखा भाई, अगर एंगल साइड्स अगर सेम है तो उसके अपोजिट के एंगल्स भी कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक और खासियत रहता है, आपका जो अलग वर्टेक्स है वहाँ से अपोजिट साइड में अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। और हमने इसी फेनोमेना को रेगुलर पॉलीगॉन में यूज किया था पूरे टाइम पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऑर्थो सेंटर अगर निकालने के लिए गया परपेंडिकुलर डाल के, देखो मुझे यहाँ पर ऑर्थो सेंटर मिल गया। अगर मैं मीडियम्स के साथ अगर
कनेक्ट करने के लिए गया तो यू विल फाइंड आउट, मुझे यहाँ पर गए तो इसका क्या मिला भाई, सेम पॉइंट मिल गया। एंड अगर मैं सर्कम सेंटर मतलब तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला सर्कल अगर बनाने के लिए गया तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा भी, सर्कम सेंटर मिल जाएगा। तो यू विल फाइंड आउट ये मेरा सर्कम सेंटर है, ये मेरा सेंट्रोइड है और ये मेरा ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। इन सर्कल भी इधर ही रहेगा। तो यू विल फाइंड आउट ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो अपोजिट एंगल से जो परपेंडिकुलर पड़ा है ना, इसकी लाइन के ऊपर रहता है सारे के सारे। इसके ऊपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। These 4 points are coincident for equilateral triangle. These 4 points are collinear for isosceles triangle. Which of the above statement is true? और उसमें ना कैलकुलेशन में आपको पूछे सिर्फ किसका पार्ट है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन आप कब कर सकते हो, जब कोई चीज एक्चुअली देखी है तभी तो ऑब्जर्व करोगे। समझ में आ रहा है? पहले आपको जानना पड़ता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। कुछ चीजें तो भी मैं बता दूंगा, कुछ चीजें आपको थ्रू एंड थ्रू जाननी ही पड़ेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम क्या बोलेंगे, ऑल 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर कोलिनियर, एक लाइन में रहने वाले हैं। यही दो स्पेशल है, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस। तीनों साइड्स डिफरेंट रहेंगे तो हम उसको स्केलेन ट्रायंगल बुलाते हैं। स्केलेन ट्रायंगल इज नॉट अ स्पेशल केस। यही तो हमारे क्या है कि स्पेशल केसेस। अब ये इक्विलैटरल आइसोसेलेस अपन ने किसके भरोसे किया है जी, लेंथ ऑफ साइड्स। इफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल। only 2 sides are equal, isosceles. No side is equal, scalene triangle. एंगल्स के हिसाब से भी हमने बनाया हुआ है। acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle। अब एक्चुअली मेन टेबल इधर बना तो चल जाता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल रहते हैं। आका आपका जो सर्कल सेंटर है ये भी किधर रहेगा, इनसाइड रहेगा। इन सेंटर हमेशा नाम में ही है इन सेंटर। इन सेंटर कभी आउटसाइड होगा क्या, कभी नहीं होगा। सिमिलरली एक्स सेंटर हमेशा आउटसाइड ही रहेगा, वो कभी इनसाइड होगा क्या, कभी नहीं होगा। ऑर्थो सेंटर इज आल्सो इनसाइड, सेंट्रोइड इज आल्सो इनसाइड। रेफरेंस के लिए अगर डायग्राम अगर बनाना रहेगा, देखना रहेगा तो भाई कुछ ऐसा सब कुछ इनसाइड ही रहेगा। इधर इधर रहेगा, उधर उधर रहेगा, बट इनसाइड ही रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखो जी क्या हो जाता है। सर्कम सेंटर इज ऑन hypotenuse, basically not only hypotenuse, it is a midpoint of। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर किधर होता है, कौन होता है सर्कम सेंटर, इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल। विल में लाइक सर क्या पे कर रहे हो, सेमी सर्कल का प्रॉपर्टी पता है। एक सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल बना ये हमेशा कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली ये मैं हाइपोटेन्यूज हो गया। और हाइपोटेन्यूज अगर डायमीटर है तो हाइपोटेन्यूज का आधा क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या बन जाता है, एक्चुअली में सेंटर बन जाता है। ये क्लियर? अगेन
ए इन सेंटर नाम नहीं है, वो किधर रहेगा? इनसाइड रहेगा। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर किधर बनता है? वर्टेक्स विद 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब क्या बताता हूँ, अगर मेरा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो पॉइंट के ऊपर मेरा 90 डिग्री बन रहा है, जो वर्टेक्स के ऊपर मेरा 90 डिग्री बन रहा है, वही मेरा क्या है जी? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या था? जब अपन अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, बराबर है, अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर मैंने 90 डिग्री वाला अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर ले लिया, देखो ना, ये पॉइंट से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर किधर डलेगा? इधर ही तो डलेगा। ये पॉइंट से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर किधर डलेगा? इधर ही तो डलेगा। और ये साइड से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर भले ही डालो, बट जाएगा किधर से? इधर से ही जाएगा। बेसिकली तीनों अल्टीट्यूड्स मेरे कौन से पॉइंट से जा रहे हैं? जिधर मेरा 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल इज वर्टेक्स विद 90 डिग्री, दैट इज आवर ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड नाम में ये हमेशा किधर रहेगा? इनसाइड। अब आते हैं जी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा कुछ। एक्यूट के लिए सर्कम सेंटर इनसाइड है, राइट एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट बना, तो गेस में ऑब्ट्यूज के लिए किधर जाएगा? आउटसाइड जाएगा। इन सर्कल नाम के जैसा ही इनसाइड ही रहेगा हमेशा। सेंट्रॉइड नाम के जैसा ही हमेशा इनसाइड ही रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए इनसाइड था, ठीक है, इनसाइड था। राइट एंगल पे आते आते वो किधर आएगा? जिधर 90 डिग्री बनता है उधर आएगा। ऑब्ट्यूज के लिए किधर जाएगा? बाहर जाएगा। बट किसके अपोजिट साइड में? जिधर आपका ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल का फेस अगर उधर है, इसके बैक साइड पे आएगा, अपोजिट साइड पे। तो हम सीधा क्या बोलेंगे इसको? आउटसाइड, स्पेशली बिहाइंड ऑब्ट्यूज एंगल। बिहाइंड ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे ऑर्थो सेंटर कैसे आता है? वापस से देखा, मैंने इस साइड को एक्सपेंड किया तो अपोजिट साइड से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मैंने इस साइड को एक्सपेंड किया तो मैं अपोजिट साइड से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो देखो मुझे इधर किधर तो क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल के बैक साइड का पिक्चर। ये क्लियर? यस। So these are our some of observations. इसे आपको टेक्स्टबुक में नहीं मिलने वाला, बट हमने ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज में जो कुछ भी देखा रहेगा उसके ऊपर क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं। एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी पूछेंगे स्टूडेंट्स आर लाइक सर ये आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमने जो कंसेप्ट सीखा हुआ है उसका एप्लीकेशन इधर भी किया जा सकता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ये क्लियर? इसलिए हमें जो भी एंटिसिपेट करना है वो पर प्रैक्टिस में मेन एग्जाम में सिर्फ परफॉर्म करना है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट ऑफिशियली आवर ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर इज क्लियर। इसके ऊपर क्वेश्चन अगर करने रहेंगे, अगर आपको क्वेश्चन बैंक में अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलता है यू विल फाइंड आउट कोई भी एक ट्रायंगल अज्यूम करो, स्मॉल ABC या फिर एंगल्स ABC अज्यूम कर लिए ना, आप आराम से कंसेप्ट का प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। क्या अभी कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो ट्राई करके देखो। A is 6,0, B is 0,8 and C is 0,0.
सर्कमसेंटर एंड कैपिटल आर. मैं एक ही एग्जांपल देने वाला हूँ, त्याचं आपण सगळं काढलं. नाडी, कुंडली, डोकं, सगळं आहे. ठीक आहे. Second is in center and its radius. Third is X centers and their red eye. अब red eye मतलब अपन यहाँ पर R1, R2 और R2 की बात कर रहे हैं. Initially please इनके फॉर्मूलेस नजर के सामने जिगर के पास रखा करो, सॉल्व करने में फायदा रहेगा. मैंने आपको सर्कमसेंटर के लिए बताया, इन सेंटर के लिए बताया, सेंट्रॉइड के लिए बताया नहीं आपको. बाद में मैं छोटा सा ऑब्जर्वेशन लिखूँ. फॉर ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 centroid denoted by capital G is given by. सेंट्रॉइड सबसे इजी है निकालना. और मेरे ख्याल से ये हमारा बिफोर 10 प्रूफ देना है. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. This is our coordinates of centroid. ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो. एंड मैंने रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड n इज इक्वल टू 6, 8, 10 एंड 12 दिया हुआ. इवन नंबर ही उठाओ. नंबर ऑफ साइड्स फॉर पॉलीगॉन इवन ही उठाओ. नहीं सर 9 रख के चालू रहा तो मैं 9 लेगा. लो फिर आपको सेंट्रल एंगल मिलेगा 40 डिग्री. 40 डिग्री के बारे में आपको कुछ पता है क्या? कुछ भी नहीं पता. सेंट्रल एंगल अपनी जान पहचान वाला मिले, इसके हिसाब से नंबर ऑफ साइड